नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राणी मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज से जो सीरीज शुरू होने वाला है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिसीजेस रहते हैं या फिर जीआई ट्रैक्ट जिसे हम लोग कह सकते हैं, उसमें जो डिसीजेस रहते हैं जिसके बारे में हम लोग कई बार देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, वो जो सीरीज आज से शुरू होने वाली है। और उसका सबसे पहला टॉपिक है डायवर्टिकुलोसिस। ठीक है, वीडियो पे आने से पहले कुछ चीज़ें बता दूं आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हैं। एक है थेरोटिकल जो मैंने बनाया है और जिसमें आप नोट्स वगैरह उसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट ले सकते हैं, और दूसरा मैंने इस तरीके से बोर्ड पे समझाया हुआ है। साथ ही जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियास वगैरह, तो इसके ऊपर भी मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। तो उसके अलग अलग जो उसके लेयर्स के ऊपर हैं वो वीडियोस भी आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही स्टमक में जो रिलीज होने वाले जो एसिड हैं, इंटेस्टाइन में किस तरीके से फूड एब्सॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरीके से वाटर रीअब्सॉर्प्शन होता है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। उसके बाद मैंने कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन, लिपिड डाइजेशन के ऊपर और वाटर डाइजेशन के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। वो वीडियो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। और स्टमक के अंदर एसिड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो वीडियो भी मैंने बनाया हुआ, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक मैंने डायवर्टिकुलोसिस ही क्यों लिया है, तो इसका जो क्लेरिफिकेशन रहेगा वो जब ट्रीटमेंट और जो प्रिवेंशन का टॉपिक में मैं आऊँगा इसके वीडियो के एंड में, तब मैं क्लियर करूंगा कि मैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड या फिर जो जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड जो डिसीजेस हैं उसमें मैंने सबसे पहले यही टॉपिक जो है वो क्यों लिया। इसमें साइंटिफिकली कुछ रीजन भी हैं, और लेकिन जो हमारे जो पाचन जो लाइफस्टाइल है वो भी रीजन है जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक लिया हुआ है। ये जो कंडीशन है, जो डायवर्टिकुलोसिस है, ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जो कोलॉन जिसे हम लोग कहते हैं उससे रिलेटेड एक तकलीफ है। सिंपल भाषा में देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, कोलॉन है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, ये सीकम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड जो पार्ट रहता है वहां पे थोड़ा सा इसका एरिया बड़ा रहता है, और ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स पे भी मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये है असेंडिंग कोलॉन, ये है ट्रांसवर्स कोलॉन, ये है डिसेंडिंग कोलॉन, और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ का रहता है इसे कहा जाता है सिग्मोइड प्रोसेस या फिर सिग्मोइड कोलॉन। यहाँ पे आ जाओ तो रेक्टम है, यहाँ पे नीचे का जो एनस है, ठीक है। अब होता क्या है कि आजकल लाइफस्टाइल होने की वजह से या फिर हमारा जो खान पान है, जो हमारा वेस्टर्न साइड का, वो थोड़ा सा हैवी साइड है, हैवी खाना रहता है, मतलब स्टार्च फूड ज्यादा लेते हैं, फाइबर हम लोग कम लेते हैं, सलाद वगैरह कम खाते हैं। तो और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे जो फीकल मटेरियल आता है इसमें से मैक्सिमम पानी जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है बॉडी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है तो पानी ज्यादा खींच लेता है वो, जिसकी वजह से फीकल मटेरियल जो रहता है वो काफी ड्राई हो जाता है, जिससे हम लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब ये जो फूड जब फाइनली यहाँ पर आता है तो यहाँ पे जो बल्कीनेस जो रहता है, जो फीकल मटेरियल का जो बल्क रहता है, वो सिग्मोइड प्रोसेस पर रेगुलर बेसिस पे प्रेशर देना शुरू कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय में लाइट खाना खाओ, थोड़ा सा हल्का खाना खाओ। क्यों? क्योंकि वो रात भर पड़ा रहेगा आपके पेट में। जब वो फिर 2-3 घंटे में तो डायरेक्ट खाना डाइजेशन हो जाएगा, फिर वो यहाँ पे पड़ा रहेगा। यहाँ पे पड़ा रहेगा तो क्या होगा, वो प्रेशर देता है। यहाँ की जो लेयर्स रहती हैं सिग्मोइड लेयर की, सिग्मोइड प्रोसेस की, वहां पे एक प्रकार का प्रेशर आना शुरू होता है उस फीकल मटेरियल का, उस ड्राई मटेरियल कह लो या फिर सेमी सॉलिड कह लो या फिर एकदम कम पानी वाला जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसा मटेरियल कह लो। तो वो जो पू रहता है, जो कि आपका फीकल मटेरियल है, उसका प्रेशर यहाँ पे आता है। होता क्या है कि इसकी वजह से जो यहाँ पे जो लेयर रहती है वो लेयर कंटिन्यूअस प्रेशर की वजह से, ये एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है, समय के हिसाब से जैसे जैसे अगर आपका खान पान है, लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से ही होती है। ऐसे बचपन में या फिर जवानी के फेस में आपको ये कंडीशन नहीं होगी, एक एज के बाद ये होती है। पर आजकल का जो डाइट है, वो डाइट जो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि हो सकता है ये 25, 30, 35 साल की उम्र में भी ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि डाइट इस तरीके से हो चुका है। तो ये जो खाना जब यहाँ पर आता है तो यहाँ की जो लेयर रहती है वो लेयर को एक प्रेशर देती है। अब वो प्रेशर की वजह से कुछ कुछ हिस्से जो रहते हैं सिग्मोइड प्रोसेस के यहाँ से, वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। पहले तो वो कमजोर होते हैं, फिर बाद में क्या होता है, उस कमजोर के पोर्शन में क्या होता है कि वहां पे भी प्रेशर बढ़ जाता है। अगर वो कमजोर हो गया फिर वहां पे क्या होता है, एक प्रकार का पाउच बन जाता है ना, एक प्रकार का थैली जैसा दिख रहा है ना। जैसे मान लो कि अगर मेरे यहाँ पे गरम तेल गिर जाता है तो एक ऐसा फुग्गे जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, या फिर गर्म पानी गिर जाता है, गर्म तेल अगर गिर जाता है तो एक फुग्गा जैसा एक बन जाता है। उसी तरीके से एक अंदर की लेयर जो है वो दब जाती है इस तरीके से, तो वहां पे एक पाउच बन जाता है। अब इससे आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, इससे कोई सिम्टम नहीं है, इससे आपको पेट में तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन ये क्या हो जाती है, ये जगह बन जाती है
एक ब्रीडिंग एरिया बन जाती है बैक्टीरिया के लिए। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है, जो हमने पहले की वीडियो में समझा है। तो ये जगह बन जाती है बैक्टीरिया के लिए, एक जगह कि वहां पे वो बैठ सकते हैं, वहां पे वो ब्रीडिंग कर सकते हैं, मतलब वहीं पे अपना खाना पीना है, और वहां पे वो ग्रो भी कर सकते हैं। उनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो एरिया में बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। या फिर कुछ और भी अगर देखते हैं कि तकलीफें होने की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, तब वो बनता है डायवर्टिकुलाइटिस। मतलब अगर उससे किसी एक डायवर्टिकुलम में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो वो हो जाता है थोड़ा सा उसमें इन्फ्लेम हो जाता है, जिसकी वजह से उसे कहा जाता है डायवर्टिकुलाइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। फिर ये कंडीशन जो है वो आपको तकलीफ देती है, इससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पू करने में आपकी ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगी। तो ये जब चीजें क्या रहती है, कभी कभी अगर इतना वर्स हो गई तो आपकी इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा बढ़ जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से आपके शरीर में से खून की कमी जो होना बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन काफी सीवियर हो जाती है इस कंडीशन में। और कभी कभी मान लीजिए कि अगर यहाँ से कोई लेयर जो है वो कमजोर हो गई है, फीकल मटेरियल ड्राई हो गया, मतलब कॉन्स्टिपेशन भी अगर आपको साथ में हो गया है, तो कॉन्स्टिपेशन क्या करता है, वो ड्राई कर लेगा फीकल मटेरियल को। उस ड्राइनेस की वजह से क्या होगा, ये लेयर में एक प्रेशर आ जाएगा, उस लेयर में प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से वहां पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो कभी कभी आप ये महसूस करोगे कि आपके फीकल मैटर के साथ फ्रेश ब्लड भी आता है, मतलब फीकल मैटर भी निकल रहा है, उसके साथ साथ ताजा खून निकलता है। कभी कभी ड्राई ब्लड रहता है, पर वो ब्लड जो रहेगा फ्रेश ब्लड आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको डायवर्टिकुलाइसिस की वजह से ब्लीडिंग हो रहा है। और अगर आपको ये डायवर्टिकुलाइसिस की वजह से ब्लीडिंग बार बार हो रहा है और आपको दूसरे कंडीशंस भी हैं, जैसे परसिस्टेंट सिम्टम्स भी हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो इसे कहा जाता है डायवर्टिकुलर डिसीज। डायवर्टिकुलर से होने वाली, डायवर्टिकुलर जो एक बीमारी है, डिसीज है, वो आपको ये क्लासिफाइड किया जाता है। जब लिखते हैं वो इस तरीके से लिखा जाता है। इसीलिए जब मैं ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन में कुछ चीज आपको बताऊंगा तो ध्यान से सुनिएगा। अब जो पूरा जो टॉपिक है उसको एक समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। कॉमन कंडीशन डेवलप इन द कोलन। ये डायवर्टिकुलर बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो कि कोलन में होती है। डेवलप एज यू गेट ओल्डर, मतलब बचपन में, टीनेजर एज में या फिर एडल्ट एज में होने के चांसेस कम रहते हैं इसके। जब आप ओल्डर होते हो तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तब होने के चांसेस रहते हैं। लिटिल पाउचेस फॉर्म इन द इनसाइड लाइनिंग ऑफ योर कोलन, उसे कहा जाता है स्मॉल पाउचेस या फिर पॉकेट्स। ठीक है, तो इनसाइड लेयर जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे ये पाउचेस या फिर इस तरीके से पॉकेट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। ये हैपन्स ग्रेजुअली ओवर टाइम, तो ये समय के हिसाब से ये होती है। कम्स फ्रॉम द वर्ड डाइवर्ट, मतलब क्या, जो फूड आ रहा है वो यहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत उसका प्रेशर हो रहा है। तो ये डाइवर्ट वर्ड से वर्ड निकला है डाइवर्टिकुलोसिस। ठीक है, अगर एक सिंगल पाउच है तो उसे कहा जाता है डाइवर्टिकुलम। एक सिंगल थैली वगैरह है, पॉकेट है, पाउच है, उसे कहा जाता है डाइवर्टिकुलम। सेवरल पाउचेस डाइवर्टिकुलर, अगर मल्टीपल पाउचेस है, एक से ज्यादा हैं, तो उसे डाइवर्टिक्यूला कहते हैं। ठीक है, अगर उसमें इन्फेक्शन अगर आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, तो उसे डाइवर्टिक्यूलाइटिस कहा जाता है। तो मैं पहले सोच रहा था कि दो टॉपिक बनाऊंगा, डाइवर्टिकुला और डाइवर्टिकुलोसिस और डाइवर्टिकुलाइटिस, पर इसी में दोनों टॉपिक जो है मैं कवर कर लेता हूँ। डाइवर्टिकुलाइसिस हमने समझ लिया, पहले डिफरेंस समझ लेते हैं डाइवर्टिकुलोसिस वर्सेस डाइवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, डाइवर्टिकुलोसिस हमने समझ लिया कि क्या होता है, कंटिन्यूअस कॉमन प्रोसीजर है, जिसकी वजह से प्रेशर आने की वजह से इनसाइड लेयर में पाउचेस बन जाते हैं। ठीक है, डाइवर्टिकुलाइसिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन एनी सिंगल पाउच। तो किसी भी एक पाउच में भी अगर इन्फ्लामेशन आ जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, तो उसे कहा जाता है डाइवर्टिकुलाइटिस। पाउचेस आर द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द बैक्टीरिया टू हाइड आउट एंड मल्टीप्लाई। ये कि मैंने जैसे बताया आपको कि ये कि हाइडिंग पॉइंट बन जाती है बैक्टीरिया की, जहां पे वो छुप के रह सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं अपना, मतलब खाना पीना भी जो है वो, और अपना जो जनरेशन बढ़ाना जो है वो भी कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन जो है वो भी वहीं पे उस पॉइंट पे वो कर सकते हैं। ठीक है, कैन कॉज पेन एंड अदर सिम्टम्स ऑफ इलनेस। ये जो कंडीशन है डाइवर्टिकुलाइटिस, इसकी वजह से आपको दर्द रहेंगे और कुछ और सिम्टम्स भी आपको महसूस हो सकते हैं, जो कि हम आगे समझेंगे। इस डाइवर्टिकुलोसिस इज अ सीरियस कंडीशन। डाइवर्टिकुलोसिस अलोन इज नेसेसरी प्रॉब्लम। तो भाई पहले ये समझना है कि ये कोई सीरियस कंडीशन है क्या, भाई थैलियां बन जाती है, उसमें पाउचेस बन जाते हैं, क्या है, परेशानी वाली बात है। तो अगर डाइवर्टिकुलोसिस हुआ है तो कोई तकलीफ नहीं है भाई, आपकी जिंदगी जो है वो कट जाएगी। कोई सर्जरी की नहीं, कोई हैवी मेडिकेशन की जरूरत नहीं, कोई स्पेशल केयर की। हाँ भाई, फाइबर जो है अपनी डाइट में बढ़ा लीजिए और हैवी डाइट जो है वो कम कर दीजिए। इतना सिर्फ सिंपल जो है चेंजेस करके आप उसको कंट्रोल में ला सकते हो। मोस्ट पीपल नेवर एक्सपीरियंस एनी सिम्टम्स और द कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम इट।
इट कैन बिकम सीरियस अंडर द रेयर सर्कमस्टेंसेस। ज़्यादातर लोगों को ना सिम्टम्स पता चलते हैं, उसके ना कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन पता चलती है, उसमें क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, ठीक लगता है। ये तब अपने महसूस होता है जब कोई रेयर का सर्कमस्टेंसेस होती है, मतलब कुछ उसमें इन्फेक्शन हो गया, कुछ अदर तकलीफ हो गई, ब्लीडिंग शुरू हो गई, तब जो है वो तकलीफ देने का काम करता है। इन्फेक्शन अनट्रीटेड फॉर लॉन्ग टर्म लीड टू द कॉम्प्लिकेशन दैट इज सेप्सिस। कुछ इन्फेक्शन हो गया, बार बार ब्लीडिंग हो गई है, वहां पे सेप्सिस हो गया। सेप्सिस में सिंपल भाषा में कह लो कि फोड़ा हो गया। तो फोड़ा जैसे स्किन पे हो जाता है, उसको ट्रीटमेंट को कैसे बढ़ता जाता है वो फोड़ा। तो इस तरीके के वो लेयर भी है, वो भी एक चमड़ी का एक प्रकार है, एक प्रकार की लेयर ही है वो भी। तो वहां पे अगर वो देखते हैं कि बार बार अगर वो से टच होगा, इरिटेट होगा, तो वहां पे इस तरीके का एक सेप्सिस जो है वहां पे हो जाता है। फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग फ्रॉम डायवर्टिकुलर, रिस्क ऑफ सीरियस ब्लड लॉस। ठीक है, बार बार अगर वहां से ब्लीडिंग होती है, बार बार अगर आपको खून ही बहता जा रहा है किसी न किसी कारण की वजह से, तो फिर आपको सीरियस ब्लड लॉस की एक तकलीफ हो सकती है, जो कि आपकी हेल्थ को काफी अफेक्ट करेगी। चक्कर आना शुरू हो जाएगा, गिर जाएंगे, जो ब्लीडिंग लॉस होने के जो सिम्टम्स रहते हैं। कॉजेस क्या है, तो रिसर्चर्स के हिसाब से उसके कॉजेस क्या है। एक तो स्टैंडर्ड वेस्टर्न डाइट। वेस्टर्न डाइट हम लोग क्या करते हैं, हम जब मैक्सिमम लोग देखो तो फाइबर बहुत कम खाते हैं, मतलब सलाद हमने बहुत कम कर लिया है, या तो हम लोग सूप पे आ गए हैं, जो विदेशी है। हमारे जो पहला जो डाइट है वो सलाद है। उसके बाद हम लोग 7 बजे के बाद हम लोग इतना हैवी डाइट कर रहे हैं आजकल, चिकन कह लो, नॉन वेज कह लो, पूरा जो साथ ही उसके साथ जो आज वो नान आ गई हैं, अलग अलग तंदूरियाँ रोटियाँ आ गई हैं, जो होटल्स वगैरह में पिक्चर देख के आओ वहाँ पे चले जाओ, फिर वहाँ से हैवी डाइट खा के घर पे रहो। तो ये एक लाइफस्टाइल जो हमने चेंज कर लिया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। वो पहले से ही लाइफ है कि हम लोग पराठे बहुत खा रहे हैं, आलू बहुत खा रहे हैं, राइस बहुत खा रहे हैं, रोटियां बहुत खाने का एक चलन है कि कितनी रोटियां खाता है। तो वो जो स्टार्च आता है हमारे शरीर में, वो स्टार्च एक हैवी बल्कीनेस जो है वो इंटेस्टाइन में प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से तकलीफ होती है। और फाइबर कम खाने, खास करके जो प्लांट फाइबर है, जैसे कि आपने मान लो कि पत्ता गोभी खा लिया, मेथी कच्ची खा लिया, और ककड़ी खा लिया, गाजर, मूली, प्याज हो गया, टमाटर, ये सब चीजें जो है फाइबर का जो है काम जो है हमारे शरीर में करती हैं। तो लो इन प्लांट फाइबर, हाई इन प्रोसेस्ड स्टार्च, ये चीजें ज्यादा खा रहे हैं आजकल। तो आलू के पता नहीं क्या क्या डिशेस बन रही हैं, जैसे चाइनीज डिशेज कह लो, बता रहे हैं आजकल। सोशल मीडिया पे आप देख लो, जो फूड ब्लॉगर्स रहते हैं, जो चीज वगैरह ये इतना हैवी डाइट जो खा रहे हैं, तो वो ये चीजें जो है वो अफेक्ट करती हैं। ये उसका मेन कारण है। सिम्टम्स क्या है, अगर आपको डायवर्टिकुलोसिस हुआ है तो कोई सिम्टम्स आपको महसूस होगा नहीं कि भाई आपको मुझे अगर डायवर्टिकुलोसिस अगर हो भी गया है तो मुझे महसूस नहीं होगा। कब होगा, जब कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, मुझे दर्द होगा, मतलब वो डायवर्टिकुलाइटिस में अगर चला जाता है, तो लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर के साइड में जो है, क्योंकि यह नीचे की तरफ है सिग्मोइड, तो वहां पे ज्यादा पेन होगा। अगर इन्फेक्शन होगा तो बुखार तो आना ही है, वो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, फीवर आना। सम सिम्टम्स आर साइड इफेक्ट्स ऑफ अदर डिसीजेस इन योर इंटेस्टाइन दैट मेक्स योर डायवर्टिकुलर मोर सेंसिटिव टू द प्रेशर। कुछ और बीमारी है जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड, उसका जो साइड इफेक्ट है, जिसकी वजह से डायवर्टिकुलर, मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो अलग अलग पाउचेज हैं, उस पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। वो कौन सी कंडीशन है, एक तो है आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स हैं, इस पे हम लोग टॉपिक पे आएंगे। एक है आईबीडी यानी कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीजेस, इस पे भी टॉपिक बनेगा, तो इसे नाम याद रखिए। कॉन्स्टिपेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन कब्जी, जैसे मैंने पहले बताया कि इंपैक्ट स्टूल में गेट स्टक इनटू द पॉकेट्स मेक इट वर्स। कब्जी में तकलीफ इसकी बढ़ जाती है। अगर मान लो डायवर्टिकुलोसिस अगर मुझे हुआ है और साथ में कब्जी भी हो गया है, तब मुझे फिर ये काफी तकलीफ देगा। मेरा जो पोटी जो है वो बराबर जाएगा नहीं, वो प्रोसेस आगे की तरफ फीकल मटेरियल निकलेगा नहीं, और ये जो डायवर्टिकुला है उसको इन्फेक्शन भी करेगा, स्टिमुलेट भी करेगा, वहां पे इन्फ्लामेशन भी होने के चांसेस रहते हैं। 10% डायवर्टिकुलोसिस पेशेंट को ये देखा गया है कि उनको फ्रेश ब्लड देखना मिलता है स्टूल में। ठीक है, ये क्यों होता है, हार्ड स्टूल पासिंग थ्रू डायवर्टिकुलम इरोड्स और जस्ट स्ट्रेच द ब्लड वेसल। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फ्रेश ब्लड जो देखने को मिलता है, वो जितने भी डायवर्टिकुलोसिस पेशेंट हैं उसमें से 10% लोगों में देखने को मिला गया है कि उनके फीकल मैटर में फ्रेश ब्लड निकलता है, ऐसे ब्लड जैसे वो बहना शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ आपको जैसे हम कहते हैं कि क्लॉटेड ब्लड जैसे रहता है या फिर सूख जाता है जो ब्लड है, वैसा ब्लड नहीं, फ्रेश ब्लड जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो प्रेशर से वो निकलती है चीज, तो प्रेशर से जब निकलेगी तो यहाँ के जो कुछ ब्लड वेसल्स होंगे जो कि एक कमजोर लेयर पे है, तो वो इसको इरोड करेंगी, उसको नुकसान पहुंचाएगी, तो वो ब्लीड होना शुरू हो जाएंगे, ब्लड वेसल्स फट जाएगी और वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो कॉन्स्टिपेशन में ये चीज और वर्स हो जाती है। If you have the bleeding, persistent symptoms or the complication from the diverticulosis, it is called diverticular disease.
रेगुलर बेसिस पे अगर ये हो रहा है तो आपको डायवर्टिकुलोसिस डिसीज हो चुका है। डायग्नोसिस किस तरीके से, कोलोनोस्कोपी एंड जीआई एक्सरे एग्जाम। जब आपको कोई सिम्टम नहीं है ना तो ये दो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, कोलोनोस्कोपी और जीआई एक्सरे एग्जाम। तो ये जब आपको पता ही नहीं है तो आप किस तरीके से करोगे, फिर भी जब डॉक्टर को ऐसा लगता है, एक पॉइंट ऑफ डाउट के हिसाब से वो चेक करने का कोशिश करते हैं। तो आपको कोलन, यानी कि कोलन मतलब यहाँ से एक स्कोप, एक यहाँ से इस तरीके से कोलोनोस्कोप रहता है, वो आपके एनस से डाला जाता है और फिर वो कैमरे के द्वारा यहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो स्क्रीन पे दिखा देता है। जीआई एक्सरे एक प्रकार का बेरियम एनिमा रहता है, एक प्रकार का जो एक्सरे का ही हिस्सा है। तो वो उस तरीके के जो मशीन है वहां से भी इस स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। इफ यू डू हैव द सिम्टम, डॉक्टर आस्क अबाउट द मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशन, डाइट, बॉवेल पैटर्न बिफोर द एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई सिम्टम्स है, सबसे पहले पूछेगा कि आपका खान पान कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके मेडिकेशन क्या क्या ले रहे हो, पहले से आपको कोई हेल्थ इशू है क्या, वो सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। और बॉवेल के पैटर्न को भी पूछने, मतलब दिन में कितने बार जाते हो पोटी के लिए, कब कब जाते हो, पोटी आती है तो किस तरीके से लगती है, उसमें क्या क्या महसूस होता है, प्रेशर है क्या है, दर्द है, इस तरीके से कई सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये कंफर्मेशन होने के बाद आपके आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। चेक द वाइटल साइंस, पाल्पिटेट यानी कि फील योर एब्डोमिनल, लिसन टू योर एब्डोमिनल साउंड, बॉवेल साउंड। तो यहाँ पे हाथ लगा के इस तरीके से देखते हैं, थोड़ा बहुत वो एग्जामाइन करते हैं। तो ये फिजिकल एग्जाम है। तो डिजिटल रेक्टम एग्जाम है तो ग्लोव्ड फिंगर, या तो फिर वो ग्लोव्स बना के फिंगर जोल के एग्जामाइन करते हैं। ये बहुत रेयर, कई लोग करना पसंद करते हैं, खास करके आयुर्वेदिक डॉक्टर में प्रेफर करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और ये फिंगर आपके इसमें एनएस के थ्रू डाल के वहाँ पे स्ट्रक्चर देखना करते हैं। किसी किसी को हैबिट रहती है कि वो एक हैबिट ना कह के मैं ये कहूँ कि प्रैक्टिस रहती है कि उसके स्ट्रक्चर के किस तरीके से रहता है अंदर का, वो उनको पता रहता है। तो अगर उन्हें कुछ डाउट लगता है तो वो एग्जामाइन कर सकते हैं। या फिर डिजिटल रेक्टम एग्जाम होता है, मतलब एक रेक्टम रहता है डिजिटल, वो डाला जाता है एनएस के द्वारा यहाँ से थ्रू, जो कि फिर एग्जामाइन करता है और वो फिर स्क्रीन पे देखने को मिलता है हमने को। ठीक है, कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट क्यों करवाएंगे? अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई इंटरनल ब्लीडिंग है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस जो है वो देखने का ब्लड टेस्ट में पता चलता है। मतलब सीआरपी आपका बढ़ जाएगा, ईएसआर जो है वो बढ़ जाएगा, तो ये कुछ आरबीसी में डिस्टर्बेंस आएगा, सीबीसी जो है आपको पूरा रिपोर्ट आपका बता देता है। स्टूल टेस्ट करवाएंगे। स्टूल टेस्ट क्यों करवाएंगे? आपको कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है स्टूल के साथ, तो स्टूल में दिख जाएगा। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो स्टूल में भी देखने को मिलता है। इमेजिंग टेस्ट करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाया जाएगा। आपको बेरियम एनिमा जो मैंने आपको बताया कि एक प्रकार का एक्सरे का ही रहता है, उस तरीके से आपको दिया जाएगा। फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइड है उसका स्कोप करना है तो सिग्मोइडोस्कोपी, फ्लेक्सिबल यहाँ पे डाल के उसको वो इस तरीके से, मतलब सामने की जो है वो स्प्रिंग रहती है फ्लेक्सिबल, तो इधर उधर इधर इस तरीके से वो टच कर, जैसे हम लोग फिंगर का इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पे एक फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी आ गया है। वो यहाँ पे इस तरीके से पूरा घूमता है, इस तरीके से यहाँ से वो रॉड जाएगी जो कि टाइट है पूरी रॉड, ठीक है, और वो इस तरीके से ये फ्लेक्सिबल जो है इस तरीके से वो चेक करे। कोलोनोस्कोपी सेम जो मैंने आपको बताया, कोलोनोस्कोपी। ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट दोगे आप? ठीक है, incorporate more fiber into your diet to prevent the further complications like constipation, bloating और the other symptoms। ये है तकलीफ कि भाई आपका हैवी डाइट जा रहा है तो आप क्या करोगे? डाइट को चेंज करवाओगे ना, मतलब फाइबर इंक्लूड होगा तो जो अंदर के सीलियाज रहेंगे, सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो हमने पहले समझ लिया है, तो वो सीलियाज क्या, उसमें मूवमेंट मिलेगी, उनको एक नरिशमेंट मिलेगा, तो वो क्या करेगी, अपना मूवमेंट फ्रीली करेगी, तो जो आपका डाइट है वो सही तरीके से चलेगा। ठीक है, वो सीलिया में जो एक जाम आ जाता है, एक स्टफनेस जो आ जाता है वो नहीं होगा और आपका जो फूड है वो सही तरीके से आगे पास होगा। ट्रीटमेंट फॉर ब्लीडिंग टू सील द ब्रोकन ब्लड वेजल्स। अब ब्लीडिंग आ गया है तो क्या होगा, वो कोलोनोस्कोपी से पता चलेगा यहाँ ब्लीडिंग है, तो कुछ ट्रीटमेंट दी जाती है, उसको सील किया जाता है उस ब्लड वेजल्स को मशीनरीज के द्वारा, स्कोप्स के द्वारा, वो सील हो जाए और वहां से ब्लीडिंग ना हो सके। तो उसके लिए मेन ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है कि ब्लीडिंग आपकी रुक जाए। एंजियोग्राम टू फाइंड द ब्रोकन ब्लड वेसल एंड टू ट्रीट बाय द इंजेक्टिंग मेडिकेशन बाय ब्लड वेसल। तो एंजियोग्राम से पता किया जाता है कि ब्लड वेजल्स अगर कौन सी टूटी है, कैसे कहाँ से आ रही है, और उसे फिर मेडिकेशंस के द्वारा ठीक करने का काम किया जाता है। तो यही मेनली ट्रीटमेंट दी जाती है। प्रिवेंशन क्या है? डाइट ठीक करो भाई। पहले तो आप फाइबर खाना शुरू कर दो, जो हमारा पौष्टिक आहार है वो खाओ। साथ ही जो पिज्जा बर्गर जिसमें पूरा प्रकार के मैदा जो भरा पड़ा है, मैदे से क्या होगा कि वो पचेगा नहीं आपके शरीर में ज़्यादा और एक प्रकार का वो लेयर बना लेगा। और लेट इवनिंग डाइट खाना बंद करो, 7, 8, 9 बजे तक मैक्सिमम जो है अपना खाना खा लो और रात का खाना लाइट खाओ।
सलाद खाओ या रात को फ्रूट खा के दूध भी पी के अगर सो गए तो भी सफिशिएंट है। तो ये डाइट चेंज करो अपना। ये इन्फ्लुएंसर के प्रेशर में आके या उनसे इन्फ्लुएंस होके कि भाई पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, चीज़ खाना है, हैवी डाइट्स खाने, एक आध बार ठीक है, मैं भी खाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाता हूँ, पर उसको एक लिमिट में रखना ज़रूरी है। और उसके साथ आपको फाइबर खाना ज़रूरी है। मेरा हर रोज़ खाना, मैं बचपन से लेकर जब से मैं खुद से खाना शुरू किया हूँ तो मेरी थाली में फाइबर रहता ही रहता है। या तो मैं प्याज खाऊंगा ही खाऊंगा, या तो फिर पूरा सलाद रहता है, पत्ता गोभी रहेगी मेरे इसमें, खीरा रहेगा, तो सीज़न के हिसाब से गाजर वगैरह जो रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, और हमेशा मेरे इसमें प्याज ज़रूर रहता है। तो ये क्या रहते हैं, फाइबर प्रोवाइड करते हैं। अभी लेटेस्टली मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो रहे थे स्टमक में, तो मैंने कुछ अपना फाइबर फिर से चेंज किया, जो अपना डाइट है फिर से चेंज किया। उसमें मैंने फ्रूट्स इंक्लूड कर लिए, जो सलाद वगैरह जो है वो इंक्लूड कर लिया, जिसकी वजह से फिर से मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया। तो एक्सरसाइज भी एज के हिसाब से एक्सरसाइज भी जो है वो इंक्लूड करना काफ़ी ज़रूरी रहता है आपकी डाइट के लिए, क्योंकि हर बीमारी की जड़ आपका स्टमक है। पेट से ही हर बीमारी निकलती जाती है। अगर आपने पेट को अगर अच्छा खाना खिलाते हैं तो आपके शरीर के हर अंग के पास, वो हर शरीर के हर पार्ट के पास वो आपका हेल्दी डाइट जो है वो आपके जो खाया है वो पहुंचाता है। अगर आपने आज उसको हैवी डाइट खिलाया तो वो सबको क्या बोलेगा कि भाई आज मालिक ने यही दिया है। तो आपने अगर कोलेस्ट्रॉल लिपिड ज़्यादा दे दिया है तो वो लिपिड जमा होना शुरू हो जाएगा। आपने कुछ ऐसा डाइट दिया जिसके मान लीजिए अल्कोहल ज़्यादा खा पीते जा रहे तो लीवर क्या करेगा, सिरोसिस होना शुरू हो जाएगा। तो आप जैसा आपके शरीर को दोगे वो वैसा रिफ्लेक्ट करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपना डाइट अगर अच्छा कर रहे हो, फाइबर इंक्लूड कर रहे हो, एक्सरसाइज उसमें अपने शरीर को दे रहे हो, तो आपकी लाइफ अच्छी बन सकती है। तो यही एक प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में मुझे जो कहना था वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।